ओके, सो लास्ट क्लास तक एक्सरे पूरा कर लिया था। आज पहले अपन एक्सरे का बिगिनर बॉक्स कंप्लीट कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके डाउट सेंड कर दीजिए। प्रवीण का तो मेरे पास रिप्लाई आया है कि उसके सारे क्वेश्चंस हो गए। वेरी गुड प्रवीण। बाकी बच्चे बताइए, कोई डाउट बचा है आपका अगर तो प्लीज सेंड करिए। सोना का भी बता रही है कि कोई डाउट नहीं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो फिर एक्सरे कंप्लीट मांगते हैं। फिर अगर आपके डाउट्स वगैरह नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो डाउट्स नहीं तो, है ना। अब नेक्स्ट जो अपन को क्वेश्चन स्टार्ट करना था, फिर वो स्टार्ट करते हैं। हमें स्टार्ट करना सर था मैं न्यूक्लियर फिजिक्स। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे? न्यूक्लियर फिजिक्स। सो लेट अस स्टार्ट। सर मैं हाँ बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था कि जो अपन रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी के अल्फा निकालते थे, हाँ, उसके लिए B1 आता है क्या? उसके लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा के लिए b1 होता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में b1 दिया रहता है। पर हमें क्वेश्चन के में अगर दिया नहीं है, कई बार हमें कैलकुलेट करवा लेते हैं वो क्वेश्चन में। तो जब कैलकुलेट करवा रहे हो तो b1 मत ले लेना, ठीक है। और अदरवाइज जब जरूरत पड़ रही है b की, के अल्फा के लिए b को 1 ले सकते हो। समझे? यस सर। ओके, चलिए। तो फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर फिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें स्टार्ट करना है न्यूक्लियर फिजिक्स। अब इस पोर्शन में हम क्या पढ़ेंगे? यहां हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। व्हाट इज न्यूक्लियस? सो न्यूक्लियस इज द वर्ड कॉइन्ड बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने सबसे पहली बार न्यूक्लियस के बारे में हमें बताया था। क्या होता है न्यूक्लियस? तो हर एटम का जो टाइनी सेंटर है, जिसमें एटम का सारा के सारा पॉजिटिव चार्ज होता है, उसमें ऑलमोस्ट सारा मास एटम का कॉन्सेंट्रेट होता है, उसे रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस नाम दिया था। और उन्होंने बताया था उसके अबाउट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व वगैरह करते हैं। ये जो न्यूक्लियस होता है, अब इसकी स्टडी करने वाले हैं अपन। इसकी स्टेबिलिटी की स्टडी करेंगे कि कौन कौन से न्यूक्लियस स्टेबल है, किन फैक्टर से स्टेबल हो रहा होगा, अपन ऐसा कोशिश करेंगे समझने की। हम कुछ रिएक्शन देखेंगे जो न्यूक्लियस के बीच में होती है। कुछ न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं, तो अपने आप ही किसी दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम रेडियोएक्टिविटी प्रोसेस बोलते हैं। इन सब चीजों की स्टडी करने वाले हैं। सो एवरी फिजिकल थिंग रिलेटेड विद न्यूक्लियस, इस चीज को अपन स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो आप लोग क्योंकि पढ़े हुए बच्चे हो यार, अपने 11th में, अभी 12th में भी कई बार सुना होगा व्हाट इज न्यूक्लियस। तो मुझे बताइए कि आप क्या समझते हैं न्यूक्लियस के बारे में, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको पता है अबाउट द न्यूक्लियस? बताइए, एनीवन? व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस के बारे में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन पता है, बताइए। आप पॉइंट्स बना के लिखते चल सकते हो, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम पहले न्यूक्लियस के बारे में पॉइंट बना के लिख रहे हैं। तो यू कैन राइट फर्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियस इज द सेंटर ऑफ एटम। It contains almost all of the mass of the nucleus, almost all of the mass of the atom, and all the positive charge of the atom. लिख सकते हो आप। न्यूक्लियस क्या होता है? इट इज सेंटर ऑफ एटम। न्यूक्लियस इज सेंटर ऑफ एटम। उसमें क्या होता है? एटम का सारा का सारा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो स्टोर रहता है, और लगभग लगभग सारा का सारा मास स्टोर रहता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी है, उन सबको मिलकर कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर, सेकंड पॉइंट लिख सकते हो, द पार्टिकल्स इनसाइड न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। द पार्टिकल्स इनसाइड न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। और अभी जो हमें पता चला न्यूक्लियॉन्स के बारे में, तो हमें दो तरह के न्यूक्लियॉन पता चले जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, व्हिच आर प्रोटॉन एंड दूसरा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लिख दूं? बोलो। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? मैंने एक चीज लिखी प्रोटॉन, और क्या होता है? एनीवन? न्यूट्रॉन। ठीक है, आस्था ने बताया, वेरी गुड आस्था। न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स लाई करते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन क्या होता है, इसके बारे में कई बार बात करी है हमने। व्हाट इज दिस प्रोटॉन? इसके बारे में आप क्या क्या बता सकते हो, बताइए। व्हाट इज प्रोटॉन? व्हाट इज प्रोटॉन? बिल्कुल सही आस्था, आस्था बता रही है प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। बिल्कुल सही। कितना होता है? कितना होता है इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है? ठीक है, कितना होता है? अबाउट 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। जितना इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है उतना इसका पॉजिटिव चार्ज। यस सर। ना, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है बताओ? न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है? जल्दी। 0, न्यूट्रल। यस, इट इज न्यूट्रल।
मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं होगा, नो चार्ज। ठीक है, तो चार्ज के बारे में आपको सही पता है। अच्छा, मासेस के बारे में क्या पता है आपको? प्रोटॉन का मास कितना होता है लगभग, और ये न्यूट्रॉन का मास कितना होता है लगभग, बताइए बताइए, प्रोटॉन का मास कितना होता है? कोई आंसर? नहीं प्रवीण, आप जो मास बोल रहे हो वो इलेक्ट्रॉन का होता है। 9.1 × 10⁻31 kg ये होता है इलेक्ट्रॉन का मास। यहाँ 9.1 का ऑर्डर नहीं आता मास का, है ना। 1.80 into मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जयेंद्र ने बहुत बढ़िया चीज बताई है, इलेक्ट्रॉन के मास से लगभग 1836 गुना ज्यादा मास होता है प्रोटॉन का। पर इस तरह से थोड़ी रिपोर्ट करना चाहिए तुमको, है ना। तो आप उसको सही से बताएंगे यार, नॉर्मली अपन सही से बताते हैं एग्जैक्ट क्या होता है, तो सही से बताने की कोशिश करो। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। प्रोटॉन का मास होता है 1.67, इसके आगे कुछ और डिजिट आएंगे, into 10⁻27 kg। और न्यूट्रॉन के मास में क्या आएगा 1.67, फिर कुछ डिजिट्स आएंगे, इनटू आएगा 10⁻27 kg। ये इनका मास होता है। लगभग दोनों के मास सेम ही होते हैं, पर फर्क है, कुछ फर्क है। वो फर्क है ना पॉइंट के बाद के तीसरे डिजिट से चालू होगा, है ना। तो वो फर्क क्या है वो आपको ढूंढ के लिखना है। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, क्या मैं छोड़ दूं आप पे? यस, खुशी का तुम्हारे पास आंसर भी आ गया 1.6726। यस, यहाँ की 26 लिखो ना ऊपर प्रोटॉन के केस में। तो न्यूट्रॉन के केस में क्या आएगा फिर? न्यूट्रॉन के केस में क्या आएगा? सोना वेरी गुड। न्यूट्रॉन के केस में क्या आएगा? 1.6749, वेरी गुड, 49 यहाँ आता है 49। चलिए, तो इनके मास में आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए मास में कुछ फर्क है, और इनके मास का जो डिफरेंस होता है ना, वो कई बच्चों को ऐसा लगता है इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस के बराबर होगा। ऐसा क्यों सोच लेते हैं बच्चे? वो सोचते हैं कि ये न्यूट्रल है, तो प्रोटॉन में किसी ने इलेक्ट्रॉन जोड़ा होगा तो न्यूट्रॉन बना होगा, ऐसा सोच लेते हैं कुछ बच्चे। पर ये गलत है, ये साफ साफ गलत है। क्यों? क्योंकि डिफरेंस इन मास निकालोगे ना, तो इलेक्ट्रॉन के मास का लगभग 2.5 गुना, 2.5 टाइम्स इलेक्ट्रॉन के मास का 2.5 गुना करीब करीब का डिफरेंस होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में ऐड करके न्यूट्रॉन नहीं मिलता, 2.5 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, ऐसा कुछ सोच सकते हो आप। तो आप ऐसा मत सोचना कभी कि प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन मिलकर न्यूट्रॉन बन जाता है, दिस इज सर्टेनली रॉन्ग। ओके, ये मासेस याद रखना बच्चों, बहुत काम की चीज है हमारे लिए मास। और इनको एएमयू में भी याद रखना, एएमयू एटॉमिक मास यूनिट। ये शायद सुना होगा आपने, सुना है क्या? नहीं सुना तो बता दूंगा, बताइए, पता है क्या आपको व्हाट इज एएमयू? यस सर। यस, ओके, वेरी गुड। एएमयू कैसे डिफाइन होता है? एक कार्बन 12 करके हमारे पास एक कार्बन का आइसोटोप होता है, जिसके अंदर बेसिकली 12 उसमें न्यूक्लियॉन्स होते हैं। 12 न्यूक्लियॉन्स मतलब उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, प्रोटॉन का नंबर और न्यूट्रॉन का नंबर का सम 12 होता है। तो कार्बन का एक आइसोटोप है कार्बन 12, जिसमें एक्चुअली 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। उसका जो मास था ना, उसके एटम का जो मास था उसे 12 से डिवाइड कर दिया गया, और जो वैल्यू आई उसे बोल दिया गया 1 AMU। इस तरह से AMU डिफाइन करा गया। सो 1 AMU is defined as mass of C12, of course इसका एटॉमिक नंबर 6 होगा, एटम डिवाइड बाय 12। इस तरह से AMU डिफाइन करा गया। इसका जो भी मास होता है भाई केजी में लोगे तो केजी और AMU का रिलेशन आएगा, इसका मास ग्राम में लोगे तो ग्राम और AMU का रिलेशन आ जाएगा। सो AMU इस तरह से डिफाइन करा गया। क्यों डिफाइन करा गया AMU? AMU is called atomic mass unit, है ना। ये केमिस्ट्री में सिखाते हैं अच्छे से कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी, एटम्स के मास थे तो उनको मेजर करने के लिए एक छोटी सी यूनिट चाहिए थी, तो छोटी सी यूनिट AMU होती है। अब इस AMU में भी इनके क्या मासेस होते हैं वो याद रखना है आपको। 1.00 कुछ करके आएंगे इनके मास, इसका भी 1.00 कुछ आएगा, इसका 1.00 कुछ आएगा, तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे। सर ये तो थोड़ा डिफरेंस सर। हाँ बोलिए सर, क्या कहते सर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास में सर थोड़ा सा डिफरेंस है सर। फिर से बोलिएगा। सर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है उसमें थोड़ा डिफरेंस है, तो सर उसको अपन इक्वल भी तो लिख सकते हैं ना सर? नहीं डिफरेंस यहाँ जो अपना न्यूक्लियर फिजिक्स जो चैप्टर है ना बेटा, इसमें जो डिफरेंस है ना ये अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ पर आपको ना बिल्कुल इनको इक्वल नहीं करना है, ठीक है। आपको यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं मानना है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल मास के लगभग,
ठीक है। अगर हम कुछ और टॉपिक देख रहे होते तो वहां पे ये डिफरेंस इमटेरियल से हो जाता है, पर यहाँ ये डिफरेंस न्यूक्लियर फिजिक्स में हम जो चीजें करने वाले हैं, हम मास डिफेक्ट वगैरह आगे पढ़ेंगे, वहां मास डिफेक्ट जो होता है ना उसमें ये डिफरेंस बहुत बड़ा चीज हो जाती है, बड़ी बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये डिफरेंस को ध्यान रखो कि होता है ना, इसको निग्लेक्ट नहीं करना, ठीक है। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। सो इनके प्रॉपर्टीज वगैरह देख रहे थे अपन, तो आप इनके एएमयू में मास निकाल के लिख लेना, है ना। अच्छा, इसके अलावा इन दोनों पार्टिकल्स का ही स्पिन क्वांटम नंबर भी होता है। स्पिन क्वांटम नंबर होता है या इनका मैग्नेटिक सर एएमयू कैसे निकालेंगे? हाँ, एएमयू में कैसे निकालेंगे? एएमयू में कैसे निकालेंगे, आप कैसे निकालेंगे, आपको या तो इनके मास जो केजी में पता है उसको डिवाइड कर देना, एएमयू की मास जो केजी में कन्वर्जन होता है, C12 का मास ढूंढना क्या आता है, उसको 12 से डिवाइड करना, तो जो आएगा वो 1 एमयू की वैल्यू मिल जाएगी, तो उससे आप उनको डिवाइड करके निकाल लेना, ठीक है। अब C12 का मास कितना होता है ये मुझे याद नहीं है, देखो मैं केमिस्ट्री का टीचर नहीं हूं, फिजिक्स का हूं, मतलब वो मेरा केमिस्ट्री भी इतना स्ट्रांग था नहीं, तो मैं याद करने में थोड़ा सा कमजोर हूं, तो याद नहीं है मुझे कि एग्जैक्टली क्या होता है C12 का मास। अब फिर टेबल दी जाती है, जरूरत ही नहीं पड़ती, देखो याद करने की जरूरत भी नहीं मुझे, क्योंकि टेबल से रहती है हमारे पास नॉर्मली एटम्स के मासेस की, ठीक है। और आपको बच्चों को याद होना चाहिए, तुमको एग्जाम देना है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग किताब में से देखोगे C12 का मास क्या आता है, उसको 12 से डिवाइड करोगे, और एएमयू और केजी का रिलेशन याद रखोगे, आपको याद होना चाहिए एएमयू और केजी का रिलेशन, ठीक है। और जो भी रिलेशन है उससे डिवाइड करके इनका एएमयू में मास निकाल लेना, वो भी याद रखना, इन दोनों का एएमयू में मास आपको निकाल के याद रखना, क्लियर? यस सर। ओके बच्चों, चलिए, सो इनका एमयू मास निकाल लेना। अब मैं आगे बता रहा था कि इनका दोनों का ही मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है, तो दोनों जो पार्टिकल है दे पजेस स्पिन क्वांटम नंबर, इनकी स्पिन क्वांटम नंबर होती है प्लस हाफ या माइनस हाफ, जैसे इलेक्ट्रॉन की होती है, तो वो इनकी भी होती है। न्यूट्रॉन चार्जलेस है, पर उसका भी मैग्नेटिक मोमेंट होता है। मैग्नेटिक मोमेंट आपने शायद पढ़ाई है, अपन ने एमईसी चैप्टर वगैरह पढ़ाई है, तो कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल रोटेट कर रहा होता है तो उसके वजह से हमको करंट लूप जैसा दिखता है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता है। वैसे ही जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन से इनके भी मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं, ठीक है, इनके मैग्नेटिक मोमेंट दोनों के ही होते हैं। न्यूट्रॉन का थोड़ा सा और लगता है सुनने में मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि वो चार्जलेस है। प्रोटॉन में तो चार्ज है, तो अपन सोच सकते हैं कि शायद वो घूम रहा होगा अपने एक्सिस के ओर, इसलिए उसका मैग्नेटिक मोमेंट है। पर न्यूट्रॉन चार्जलेस होने के बावजूद उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है। That is explained by the particle which is actually creating neutron. न्यूट्रॉन भी कुछ और छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्वार्क्स बोलते हैं, QUARKS, क्वार्क्स। क्वार्क्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे कोई थ्योरी में नहीं है ये, तो इसलिए इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पर ठीक है छोटा सा आइडिया बता देता हूँ आपको कि क्वार्क्स कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनसे ही न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये सब बनते हैं। ये जो क्वार्क्स होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं, इनका अलग अलग तरह का कॉम्बिनेशन करके हम अलग अलग तरह के पार्टिकल बना लेते हैं। चलिए, इतना सफिशिएंट है अपने लिए। और क्वार्क्स में चार्ज है, तो चार्ज वाले पार्टिकल से मिलकर ही न्यूट्रॉन बना है। एक्चुअली क्या हुआ है कि ऐसे पार्टिकल 3 क्वार्क्स मिले हैं, इनका मिलकर चार्ज 0 हो गया, लेकिन उन पे चार्ज था, तो इसलिए उनके घूमने से कुछ मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, तो न्यूट्रॉन का भी मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन का भी मैग्नेटिक मोमेंट होता है। चलिए, ये चीज क्लियर, न्यूट्रॉन का भी मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ये याद रहेगा, बताइए। Yes, very good. Okay, so proton, neutron, these are the particles which are found in nucleus. Nucleus के अंदर मिलने वाले पार्टिकल, इसलिए इनको कम्बाइनली बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। इनको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स। The particles which are inside the nucleus are called nucleons. 2 तरह के न्यूक्लियॉन्स मिलते हैं। अब किसी भी न्यूक्लियस, किसी एटम का न्यूक्लियस हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जैसे कार्बन 12 का न्यूक्लियस रिप्रेजेंट करना है मुझे, कार्बन का न्यूक्लियस रिप्रेजेंट करना है, तो जनरली हम उसका एटॉमिक सिंबल जो रहता है वो लगाते हैं, उसके साथ में हम 2 नंबर लिखते हैं। यहाँ जो नंबर लिखा रहता है Z, और यहाँ जो नंबर लिखा रहता है उसे A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। A is called mass number. This is the way of representing a nucleus. ऊपर जो लिखा है नंबर उसे बोलते हैं मास नंबर, और नीचे जो नंबर लिखा है उसे बोलते हैं हम एटॉमिक नंबर। Atomic number is nothing but the total number of protons. This is number of protons.
और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमको है ना जो सिंबल है उससे भी समझ में आ जाएगा। जिस जिस एटम का सिंबल होता है यहाँ पे उस एटम का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। जो एटॉमिक नंबर होता है वही हमको बता देता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे न्यूक्लियस के अंदर। जैसे क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का क्या होना चाहिए एटॉमिक नंबर बताइए। क्लोरीन नाम सुनते से आपको उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। बताओ 17। यस मेरे पास रिप्लाई है, गुड 17। तो उसमें 17 प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में। सिंपल। मैं सिर्फ सिंबल लिख देता Cl तो आप समझ जाएंगे कि उसका Z क्या है। तो कई बार है ना सिर्फ सिंबल दे देते हैं उसका Z नहीं लिखते हैं। Z याद होना चाहिए आपको। और जो ओपन नंबर लिखा रहता है जैसे बोलते हैं मास नंबर। ये क्या होता है? मास नंबर रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने न्यूक्लियॉन्स है। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मान लीजिए वो p था या z था, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मान लीजिए वो n है, तो इनका सम होता है। ये इज कॉल्ड मास नंबर, इट इज नॉट मास। ये मास नहीं है। आप ये गलती मत कर लेना कि मास इज इक्वल टू मास नंबर, ऐसा नहीं है। मास नंबर सम मतलब बस है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम क्या है। ठीक है, याद रहेगा ये व्हाट इज मास नंबर। ओके, तो ये एटम का या न्यूक्लियस का रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका हो गया, है ना। अब कुछ केमिस्ट्री में ये भी बताया होगा आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, है ना। ऐसे कुछ अपन को डेफिनेशंस वगैरह पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री में सिखाते हैं। ये क्या याद है आपको? ये जयेंद्र का तो रिप्लाई ऐसा है, व्हाट आर आइसोटोप्स, क्या याद है आपको आइसोटोप्स क्या होते हैं? खुशी का भी रिप्लाई है, यस वेरी गुड। सो आइसोटोप्स जैसा मुझे याद है मैं बता रहा हूँ, आप चेक करना है सही है कि गलत है। मुझे ऐसा याद है कि आइसोटोप एक पर्टिकुलर एलिमेंट के टाइप्स होते हैं। जैसे कार्बन के जो आइसोटोप्स होंगे वो सब का एटॉमिक नंबर सेम होगा, उनका मास नंबर अलग होगा। तो उनका एक्चुअली क्या होता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उनमें अलग अलग होते हैं। आइसोटोप हैव सेम Z, एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर अलग होता है। तो मैं सही बोल रहा हूँ? यस, ओके वेरी गुड, थैंक यू। और आइसोबार क्या होते हैं? आइसोबार मुझे ऐसा याद है आइसोबार का मास सेम रहता है, सही है क्या? यस बिल्कुल सही। फिर आइसोटोन क्या होता है? आइसोटोन, व्हाट आर आइसोटोन्स? आइसोटोन्स क्या होते हैं? किसी को याद है आइसोटोन? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, रोहित ने बताया, बिल्कुल सही रोहित, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, बहुत बढ़िया। और कुछ याद है क्या? और कोई डेफिनेशन पढ़ी हो? आइसोडाइफस ऐसा कुछ पढ़ा हो बताइए। नाम सुना है, अच्छा। आइसोडाइफस ये ऐसे एटम्स होते हैं, ऐसे न्यूक्लियाइज होते हैं जिनका Z और A का जो डिफरेंस है, A और Z का डिफरेंस है वो तो हमको न्यूट्रॉन देता है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स का नंबर का डिफरेंस वो सेम होता है। द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अच्छा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं? A - Z से। A - Z ये हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसका जो डिफरेंस आएगा ना वो सेम होता है। डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये डिफरेंस सेम रहता है। ऐसे ऐसे न्यूक्लियस को बोलते हैं आइसोडाइफस। चलो एक छोटी सी चीज और याद रख सकते हो, बाकी ये ठीक है डेफिनेशन है, जस्ट इसका कोई खास अपनी जरूरत है नहीं, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा हुआ है। अच्छा, फिर न्यूक्लियस जो होते हैं वो एटम का सेंटर पे होते, छोटा सा पार्ट होता है न्यूक्लियस का, एटम का। एटम का जो साइज होता है वो तो एंगस्ट्रॉम्स के ऑर्डर में होता है, शायद पढ़ा होगा आपने। और न्यूक्लियस का साइज किस ऑर्डर का होता है ये पता है क्या? व्हाट इज साइज ऑफ, व्हाट इज साइज, साइज क्या होता है? न्यूक्लियस का साइज किस ऑर्डर का होता है? चलो नहीं पता है तो कोई बात नहीं, बता देता हूं। देखो सबसे पहली चीज न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है। तो न्यूक्लियस का शेप हम सोच सकते हैं स्फेरिकल, बहुत सारे न्यूक्लियस का शेप स्फेरिकल है, बट इट इज नॉट ऑलवेज। कुछ न्यूक्लियस का शेप स्फेरिकल नहीं भी है, ऐसे भी न्यूक्लियस है जो पियर शेप के होते हैं, जो पियर शेप के है, या फुटबॉल जैसे शेप के, ओवल शेप के है। फुटबॉल मतलब रग्बी, जो रग्बी बॉल आती है ना उसके जैसे शेप के। तो अलग अलग शेप के भी न्यूक्लियस होते हैं। मैं आपको है ना बहुत एक इंटरेस्टिंग वीडियो सेंड करूंगा, आप प्लीज देखिएगा। उस वीडियो के अंदर काफी सारी इंफॉर्मेशन है,
इनफैक्ट वो अपना ये जो पूरा अपन पोर्शन पढ़ने वाले हैं ना न्यूक्लियर फिजिक्स, इस पूरे न्यूक्लियर फिजिक्स की इंफॉर्मेशन इस वीडियो में। तो उस वीडियो के अंदर एक पोर्शन में ये भी बताया है कि न्यूक्लियस का साइज क्या है, तो मैं भेजूंगा आपको, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, वो एक दिन में समझ में नहीं आएगी आपको। हाँ, आप ये मत सोचना कि एक दिन में सारी चीज की अपन कवर कर लेंगे, धीरे धीरे उसको बार बार देखते जाना, तो बहुत सारी इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। चलिए, सो न्यूक्लियस के साइज की बात कर रहे थे हम। तो अगर हम न्यूक्लियस को स्फेरिकल जैसा माने तो उसकी जो रेडियस हमें पता चली वो होती है उसके मास नंबर की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल, उसके मास नंबर की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल। कैसे? एक्चुअली जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस था वो ज्यादा होगा अगर ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे। ये रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। अगर ज्यादा पार्टिकल है न्यूक्लियस के अंदर तो उसका वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, और वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए तो वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब आर क्यूब शुड बी प्रोपोर्शनल टू a, और आर क्यूब a के प्रोपोर्शनल, तो आर को बोल सकते हैं 1/3 के प्रोपोर्शनल। सो साइज ऑफ न्यूक्लियस इस तरह से हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि उनका प्रोपोर्शनलिटी होती है मास नंबर की पावर 1/3 से। यहां हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर लगाए तो उसको लिख सकते हैं हम r नॉट 8 की पावर 1/3। अभी r नॉट क्या है? r नॉट इज कांस्टेंट। आप a को अगर 1 रखे तो हाइड्रोजन न्यूक्लियस आ जाएगा, तो उसकी रेडियस जैसा सोच सकते हो r नॉट। जो r नॉट है इसकी वैल्यू क्या अलग जगह अलग-अलग मिलती है। इसकी वैल्यू कई जगह 1.1 फेम्टोमीटर है, कुछ जगह 1.2 फेम्टोमीटर की, कुछ किताबों में 1.3 फेम्टोमीटर भी देखा है। FM मतलब फेम्टोमीटर, F मतलब 10⁻15, M फॉर मीटर। तो जो R नॉट है उसकी वैल्यू समय अलग-अलग है। हो सकता है केमिस्ट्री में आपको 1.2 बताया, हो सकता है 1.1 बताया, मुझे नहीं पता। मॉड्यूल में हो सकता है कुछ अलग लिखा हो। तो मुझे यार किताबों में सब जगह अलग-अलग मिलती है। और साथ में रीजन भी है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना R नॉट की, एक्चुअली न्यूक्लियस की साइज कैसे निकालेंगे हम? यार ये 10⁻15 मीटर है। हमारे पास कोई स्केल नहीं है ऐसा, मतलब हम तो देख ही नहीं सकते न्यूक्लियस को, तो हम कैसे सही से अंदाजा लगाएं? तो एक्चुअली हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं सारे न्यूक्लियस का साइज का अंदाजा लगाने के लिए, वो होते हैं किसी कुछ ना कुछ पार्टिकल को हम टकराते हैं न्यूक्लियस से, स्कैटर करवाते हैं उनसे, और जिन पार्टिकल्स को यूज करके स्कैटर कराते हैं उन पे डिपेंड कर जाता है फिर ये R0 कितना है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन से स्कैटरिंग कराए या न्यूट्रॉन से कराए, अलग-अलग सिचुएशन में हमें अलग-अलग साइज पता चला, दैट्स व्हाई R0 के अलग-अलग वैल्यू मिल सकती है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, आपको याद रखना है कि ऑर्डर क्या है इसका। R0 की चाहे 1.1 1.2 1.3 कुछ भी लो, ये तो 10⁻15 मीटर का ऑर्डर है, और कोई खास फर्क नहीं इन तीनों वैल्यू, ठीक है। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटी रेडियस होती है, और फेम्टोमीटर मतलब 10⁻15 मीटर का ऑर्डर है। एटम्स का एंगस्ट्रॉम में साइज होता है 10⁻10 मीटर में, मतलब आप समझ सकते हो कि एटम न्यूक्लियस से लगभग 10.5 टाइम बड़ा है, 10.5 टाइम बड़ा है। 10.5 अगर कैलकुलेट करके देखो तो आपको कितना आएगा, आई थिंक 10 ये 1 लाख, हो जाएगा, है ना? यस 1 सर। लाख। तो 1 लाख गुना बड़ा साइज होता है एटम का न्यूक्लियस से, या एटम जितना बड़ा है वो तो दिखते नहीं हमको एटम भी, और उससे भी 1 लाख गुना छोटा सा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो ये एटम, ये न्यूक्लियस का साइज के बारे में सोच सकते हैं। अच्छा, डेंसिटी निकालेगा, डेंसिटी, न्यूक्लियस की डेंसिटी, तो वो हो जाएगा उसका मास बाय वॉल्यूम, और ऑफ कोर्स मास नंबर ज्यादा तो मास ज्यादा होगा, जितना ज्यादा मास नंबर जितना ज्यादा न्यूक्लियॉन्स उतना मास ज्यादा होगा। तो मास शुड बी प्रोपोर्शनल टू a, और वॉल्यूम भी प्रोपोर्शनल टू a यहां से, तो डेंसिटी कांस्टेंट आना चाहिए, न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट आती है। कितनी आती है आप निकाल भी सकते हो, या नॉट पता है तो किसी मास नंबर का रेडियस से वॉल्यूम कितना आएगा निकाल सकते हो, 4/3 पाई आर क्यूब करके वॉल्यूम निकाल सकते हो, और उसका मास लिख सकते हो। जैसे उठा के प्रोटॉन के लिए कर लो, प्रोटॉन के लिए A1 डाल देना तो R0 आ जाएगा, आपको रेडियस मिल जाएगी प्रोटॉन की, तो 4/3 पाई आर क्यूब उसका वॉल्यूम लिख देना, और मास ऑफ प्रोटॉन तुम्हें पता ही है, तो आप दोनों रख देना तो आपको डेंसिटी मिल जाएगी। तो आप कैलकुलेट करना डेंसिटी क्या आती है, और एक काम की चीज है आपके, ये आपको करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो आपको हो सकता है एग्जाम में आ जाए और आप नहीं लिख पाओ, वहां पे आपको आए नहीं। तो मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, कैलकुलेशन आप पे छोड़ रहा हूँ मैं। सर एक आप करा दीजिए सर, सर एक आप करा दीजिए, सर एक आप करा दीजिए, एक आप, एक का यस सर एक आप करा दीजिए, एक काम कर एक ही तो आती है डेंसिटी, डेंसिटी अलग अलग थोड़ी आती है। सर, वो तो मास मेरे को और भी पता है। वॉल्यूम, मास सबका एक के प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम सबका एक के प्रोपोर्शनल, तो एक कांस्टेंट आती है, लिखा तो है, ठीक है।
तो प्रोटॉन के लिए निकाल लेना, प्रोटॉन का मास पता है, प्रोटॉन की रेडियस कहां से मिल जाएगी, है ना, अंदाज से 1.2 ले लेना। सर ये हाँ सर ये आर नॉट सर कैसे निकाला था? आर नॉट R0 याद रखना है, निकाला नहीं हमने, R0 हमने निकाला नहीं है, हमको एक्सपेरिमेंट्स वगैरह से पता चला, ये आपको याद रखना है कि R0 की वैल्यू याद रखना है, ठीक है, ये हमें एक्सपेरिमेंटली पता चला। चलो आया तो समझ में? यस यस सर। सर। ओके और सर ये जो आर नॉट प्रोपोर्शनल टू ए की और 1/3 है सर, वो समझ में नहीं ये आया कैसे सर। बोला मैंने बताया ना कि न्यूक्लियस का अगर ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे अंदर तो साइज भी बड़ा होना चाहिए, जितने ज्यादा पार्टिकल होना चाहिए न्यूक्लियस के अंदर उतना ही उसका वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो वॉल्यूम शुड बी प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, तो रेडियस प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3 आ जाएगा। ऐसा आप सोच सकते हो, ऐसा समझ सकते हो, तो समझने के लिए आप ऐसे याद रखो कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस शुड बी प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, और वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, वो अगर मास नंबर के प्रोपोर्शनल है तो r प्रोपोर्शनल हो जाएगा a की पावर 1/3 के, बाकी सब तो कांस्टेंट्स है, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप। तो ये हमने एक याद रखने के लिए बताया मैंने, अभी तुमको इतने काफी इंफॉर्मेशन है ना। अब हो सकता है इसकी आप यार कहीं बुक में कोई बहुत ज्यादा थ्योरी लिखी हो, किसी में कोई एक्सपेरिमेंट लिख दियो कि ऐसे पता चला, कोई हिस्ट्री लिखी हो कुछ, पर मुझे लगता है कि फिजिक्स में अगर इतना जानते हो तो जेईई मेंस हो जाएगी आपकी, जेईई एडवांस भी हो जाएगी। मैं उतनी चीजें बताऊंगा जो जेईई मेंस और एडवांस की जरूरत है, बहुत सारी थ्योरी हो सकती है, इनफाइनाइट चीजें लोग बता सकते हैं आपको, पर आपकी जरूरत जितनी है मैं से उतनी बताऊंगा, है ना। ऐसे तो खूब सारी इंफॉर्मेशन है इसके अंदर, अगर किसी को बहुत ज्यादा हिस्ट्री पता हो तो वो तो आपको ना पढ़ाते जाए हर चीज की थ्योरी पढ़ाते जाए, भले आपके काम की नहीं, ठीक है। तो मैं सिर्फ वही बताने वाला हूँ जो मुझे लगता है आपके काम की, जितना मेरे एक्सपीरियंस जो भी हुआ है 13-14 साल से पढ़ाते पढ़ाते, तो इतने साल में मैंने जो देखा है, पूछी जाती चीजें उतनी उतनी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सर ये क्या लिखा है सर? हाँ बोलो। ए ए, ये पूछ रहे हो ए क्या है? सर इस तरफ सर, नो सर, सर लेफ्ट में, लेफ्ट लेफ्ट में में? सर, हाँ, क्या सर सबसे लास्ट में सर, ये सबसे लास्ट में, यस यस सर। ये मैं आपको आइसो वो बता रहा था ना, आइसो डाइफस, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस लेना, न्यूट्रॉन का नंबर a माइनस z, प्रोटॉन का नंबर z, इनका डिफरेंस जो आएगा वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, जिनमें इनका डिफरेंस कांस्टेंट है उसको बोलते हैं आइसो डाइफस। क्या सारी चीजें ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े? यस सर। सर ये a माइनस जेड किया है, तो सर अपन z को सर माइनस ही नहीं करेंगे तो उससे भी तो आ जाएगा। फिर से बोलो। सर ये z क्या है? एटॉमिक नंबर। ये लिखा है ना एटॉमिक नंबर, यस, नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर, A is mass number and the mass number is total number of nucleon, मतलब कि number of proton plus number of neutron, तो number of neutron निकालने के लिए A minus Z लिख सकता था, A minus Z is number of neutron minus number of proton, ये जिनमें सेम आए, the difference of number of neutron and proton, ये जिनमें सेम आए उन्हें कहते हैं आइसोडाइफस, समझे? यस सर। ओके, और कोई समस्या किसी को कुछ भी बताइए, कोई और डाउट? सर आइसो डाइपर नहीं, हाँ ऐसा, हाँ चलो ठीक है, सब क्लियर, तो हटा रहा हूं मैं। सो अभी हमने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ी अबाउट न्यूक्लियस, अब कुछ और खास चीजों को समझेंगे अपन न्यूक्लियस के बारे में। हमने पता करा, हमने स्टडी करी कि हमारे पास कितने तरह के एटम्स हैं एंड मोर ओवर कितने तरह के न्यूक्लियस है। एटम्स के बाद हमने न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करी, तो हमें पता चला कि यार कई सारे एटम्स हैं हमारे पास और कई सारे न्यूक्लियस मिलते हैं, पर सारे न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होते, बहुत सारे न्यूक्लियस ऐसे हैं जो अनस्टेबल है, वो अपने आप ही एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है अपने आप ही, स्पॉन्टेनियसली, कुछ करना ही नहीं पड़ता आपको, न्यूक्लियस धीरे धीरे कम होकर दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते थे रेडियो एक्टिविटी। सो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि कुछ न्यूक्लियस ऐसा कर रहे हैं, सब नहीं कर रहे, जैसे हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के जैसे हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स है वो 3 है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम
ट्रिटियम। पता है आपको क्या है यस ना? यस सर। आपको शायद ये भी पता होगा कि इसमें जो ड्यूटेरियम है वो रेडियोएक्टिव नहीं होता। बोलो। ड्यूटेरियम इज नॉट रेडियोएक्टिव। सही बोल रहा हूँ क्या? बताइए। और ट्रिटियम जो है वो रेडियोएक्टिव होता है ना? तो ड्यूटेरियम है स्टेबल एक तरह से, और जो ट्रिटियम है वो अनस्टेबल है। अच्छा, ये ड्यूटेरियम है वो बहुत कम मिलता है, देखो उसकी अबंडेंसी कम है, मतलब ज्यादा ज्यादा हमको नॉर्मल हाइड्रोजन ज्यादा मिलता है अपने एटमॉस्फेयर में, और जो ड्यूटेरियम है वो बहुत कम मिलता है। तो यार स्टेबल है बट वो फिर भी कम मिल रहा है, तो कुछ तो अनस्टेबिलिटी है उसके अंदर, कुछ तो अनस्टेबिलिटी है तभी तो कम मिल रहा है ना? अगर वो स्टेबल होता तो वही मिलना चाहिए ज्यादा हमको। सो देयर इज सम डेफिनेटली रिलेटिव ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। और कुछ तो, जैसे ट्रिटियम की बात करें, वो तो इतना अनस्टेबल है कि अपने आप ही दूसरे में टूट जाता है। सो कुछ स्टेबिलिटी है, कुछ की अच्छी है, कुछ की खराब है, ऐसा कुछ दिख रहा है हमको। Am I right? समझ में आ रही है क्या बात है आपको? यस सर। हाँ। सो हमने ये सोचा कि अच्छा ये कुछ न्यूक्लियस स्टेबल है, कुछ अनस्टेबल है, तो लेट अस डीप इनटू, हम और थोड़ा सा इसमें गहराई में जाने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि स्टेबिलिटी के लिए क्या कारण था। कुछ न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी तो क्यों होगी, और कुछ न्यूक्लियस अनस्टेबल है तो क्या कारण हो सकता है। हमने कोशिश करी जानने की। तो ये जानने के लिए सबसे पहला एक काम करा कि चलो जो सारे स्टेबल न्यूक्लियस है ना उनकी स्टडी करते हैं, सारे स्टेबल न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं। तो किसी ने क्या करा, सारे स्टेबल न्यूक्लियस इकट्ठा करा और सबको स्टडी करने लग गए, उनको जांचने परखने लग गए। तो हमें पता चला कि यार इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन से कुछ लोचा है। जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम इनकी बात करें अगर, तो इनमें फर्क किसका होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का होता है। तीनों में ही एक प्रोटॉन है, हाइड्रोजन में अकेला प्रोटॉन है, ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन है, और ट्रिटियम में क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस दो, सॉरी, प्रोटॉन प्लस दो न्यूट्रॉन, ये होता है ना ट्रिटियम में। तो यार इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग कर रहे हैं और उससे अनस्टेबिलिटी हो रही है। वहां ज्यादा न्यूट्रॉन हो गए तो सिस्टम अनस्टेबल हो गया। वेयरएस हीलियम की बात करें अगर, हीलियम के अंदर अपन को दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन साथ में मिलते हैं। हमने सोचा दो ही क्यों है वहां पर, ऐसा क्यों नहीं कि तीन न्यूट्रॉन, ऐसा क्यों नहीं कि 10 न्यूट्रॉन और दो प्रोटॉन के साथ हीलियम बन रहा है, ऐसा क्यों नहीं कि दो प्रोटॉन के साथ 50 न्यूट्रॉन के साथ हीलियम बन रहा है। तो हमने कोशिश करी जानने की। तो ये जानने के लिए सबसे पहले हमको समझ में आ रहा था कुछ न कुछ नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन का तो कुछ सिग्निफिकेंस है। तो ये समझने के लिए काम करा हमने कि सारे स्टेबल न्यूक्लियस को उठाया, पकड़ा और उनका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर का ग्राफ बनाया। ठीक है, सो आप हेडिंग लिख सकते हो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, हेडिंग लिख सकते हैं न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। और न्यूक्लियर स्टेबिलिटी में सबसे पहला अपन पॉइंट लिख सकते हैं n वर्सेस z ग्राफ। n that is number of neutron versus z, z क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसका ग्राफ बनाया हमने सबसे पहले। ठीक है, तो हमने जितने स्टेबल न्यूक्लियस है ना सबको पकड़ा, सबसे पूछा बता तेरे में कितने प्रोटॉन है, बता तेरे में कितने न्यूट्रॉन है, और उनका ग्राफ बनाया। हर एक स्टेबल न्यूक्लियस के करस्पॉन्डिंग इस ग्राफ में एक पॉइंट आएगा। जैसे हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग z = 1 और n = 0 का एक पॉइंट आएगा, ड्यूटेरियम के करस्पॉन्डिंग दोनों 1 1 होंगे तो एक पॉइंट आएगा। ऐसे हर एक न्यूक्लियस के करस्पॉन्डिंग यहां पर एक पॉइंट मिलेगा मुझे। सही बात है क्या? हर एक न्यूक्लियस जो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे एक पॉइंट मिलेगा। नाउ ये जो जितने पॉइंट्स है ना स्टेबल न्यूक्लियस के, सब मैंने बनाए। जो मैंने सब बनाए ना, तो मुझे ना एक रीजन दिखा जिसके अंदर वो लाई कर रहे थे, एक रीजन के अंदर वो लाई कर रहे थे। स्टेबल न्यूक्लियस were lying in a region. Stable nucleus were lying in a region. एक रीजन के अंदर हमें दिख रहे थे। शुरू में जब Z कम था तो ऑलमोस्ट सारे ही स्टेबल न्यूक्लियस के अंदर N और Z इक्वल थे। शुरू में N और Z इक्वल थे, जितने प्रोटॉन थे उतने ही न्यूट्रॉन थे। लाइट न्यूक्लियई, लाइट या हल्के न्यूक्लियई में जितने प्रोटॉन होते उतने ही न्यूट्रॉन होते।
पर जैसे जैसे न्यूक्लियस हेवी हो रहा था, स्टेबिलिटी के लिए उसमें न्यूट्रॉन का नंबर ज्यादा हो रहा था, न्यूट्रॉन नंबर ज्यादा, इसलिए ग्राफ इधर शिफ्ट हो रहा था। और ये रेशो जो आ रहा था ना n और z का, ये रेशो n और z का, ये 1 से लेके 1.4 या 1.6 इतने बड़े नंबर तक वेरी कर रहा था। मतलब करीब करीब 1.5 गुना तक वहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ रहे थे, जितने प्रोटॉन थे उससे 1.5 गुना न्यूट्रॉन, ऐसे भी हमको न्यूक्लियस में मिला। तो ये एक तो स्टेप, सर वो क्यों आ रहे थे? हाँ वो अपन दिमाग लगाएंगे ना, ये हमें दिमाग लगाना है, सही बात है। ऐसा हुआ पहले तो ये समझा, हमें पता चला कि दिख क्या रहा है, फिर सोचेंगे क्यों दिख रहा है, ठीक है। पहले तो अच्छे से जो दिख रहा है वो समझना चाहिए, क्योंकि आप तो स्टूडेंट कर नहीं रहे ना, आपको तो मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए मुझे बताना जरूरी है कि अच्छे से कि क्या दिख रहा है। तो हमें ये पता चला। फिर ये अच्छा पॉइंट पूछा यार कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमने भी सोचा, मैंने भी सोचा ऐसा क्यों हो रहा होगा, जिन साइंटिस्ट लोगों को पता चला उन्होंने भी सोचा कि क्यों हो रहा है। तो एक हमें दिमाग में आया पॉइंट कि यार हमने न्यूक्लियस जो कुछ छोटा साइज का होता है उसमें बहुत सारे प्रोटॉन भरे हुए है ना, और प्रोटॉन प्रोटॉन में क्या होता है, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन से रिपल्शन होगा। तो हमने बहुत छोटे से वॉल्यूम में बहुत सारे प्रोटॉन भरे तो खूब रिपल्शन होने वाला है, सही बात है क्या? यस सर। तो रिपल्शन है अगर वहां पर कुछ, तो यार कुछ ना कुछ उस रिपल्शन को कम करने के लिए तो होना चाहिए। सर किसमें प्रोटॉन भरे? सर हाँ? किसमें? सर किसमें प्रोटॉन फिल करे? फिर से बोलो। सर प्रोटॉन सर किसमें फिल करे? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, अलग अलग यस तरह सर। के। हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का फर्क दिखता है। हाइड्रोजन, हीलियम, जो आगे सारे एलिमेंट होते हैं, लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, लेड, टिन, जितने भी तुम्हारे एलिमेंट है ना, आयरन, कॉपर, निकल, कॉपर, जिंक, इस सब की सबका बेसिकली फर्क क्या है, इनमें फर्क होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का। डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर एटम्स में हो तो उन्हें अलग अलग एलिमेंट कह देते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स का मतलब ये हुआ कि उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग है, और उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी हमें अलग अलग मिल सकते थे, ठीक है, ये हमें पता चला था। तो हमने सारे स्टेबल एटम्स को इकट्ठा करा, सारे स्टेबल न्यूक्लियस को इकट्ठा करा और उनके लिए ग्राफ बनाया n और z का, तो ग्राफ ऐसा पता चला। और अब हमने क्या करा था कि न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे हुए, और प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज है और बहुत छोटा वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस का, इतने छोटे वॉल्यूम में तुमने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को साथ में रख रखा है, तो दे विल डेफिनेटली गोइंग टू रिपेल ईच अदर, उनमें रिपल्शन फोर्स होगा ही, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ही उनमें, सही बात है क्या? यस सर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का रिपल्शन फोर्स है, तो कोई ना कोई ऐसा फोर्स होना चाहिए जो स्टील बांध के रख रहा है। अगर प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपल्शन है, छोड़ोगे तो दूर जाएंगे, तो क्यों न्यूक्लियस के अंदर बंधे हुए, कोई तो कारण होगा उनको बांध के रखने का, सही बात है क्या? यस सर। तो कोई फोर्स होगा डेफिनेटली न्यूक्लियस के अंदर जो उनको बांध के रखेगा। अब जितने ज्यादा हम प्रोटॉन भरेंगे, जैसे जैसे हम n बढ़ाएंगे, z बढ़ाएंगे, वैसे रिपल्शन फोर्स बढ़ेगा, रिपल्शन फोर्स बढ़ेगा, प्रोटॉन्स के बीच का रिपल्शन का फोर्स बढ़ेगा। तो हो सकता है कि न्यूट्रॉन जो थे वो यहाँ इनको मीडिएट करने का काम करते हैं, मीडिएट मतलब इनको अट्रैक्ट कराने का काम करते हैं। हो सकता है कि न्यूट्रॉन की वजह से ही ये पूरा सिस्टम स्टेबल हो रहा है, और ज्यादा प्रोटॉन्स, ज्यादा रिपल्शन, तो उतने ही ज्यादा हमें न्यूट्रॉन ढूंढना है। तो न्यूट्रॉन का नंबर हमें बढ़ाना क्यों पड़ गया था, जैसे जैसे z बढ़ रहा है तो न्यूट्रॉन का नंबर हमें और बढ़ाना पड़ रहा है, ज्यादा न्यूट्रॉन आ रहा है। उसका रीजन हमको ही समझ में आ रहा है, हो सकता है कि न्यूट्रॉन का काम है कि ये प्रोटॉन के फोर्स को थोड़ा कम करना, रिपल्शन और अट्रैक्शन को क्रिएट कराना, इसलिए न्यूट्रॉन ज्यादा भरना पड़ रहा होगा, ऐसा हमने सोचा। समझ में आई बात? ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो सकता है। So this is how we can explain कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब इसके बाद, इस ग्राफ के बाद हमने एक और चीज नोटिस करी कि जितने भी स्टेबल न्यूक्लियस है ना, उनमें या तो प्रोटॉन का नंबर इवन था, या न्यूट्रॉन का नंबर इवन था, या दोनों में से कोई एक इवन था, दोनों में से या दोनों इवन थे, और दोनों का ऑड नंबर हो। भाई न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन का कुछ नंबर होगा 1 2 3 4 5 10, कुछ न्यूमेरिकल नंबर होगा, और कुछ न्यूट्रॉन का नंबर होगा। कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है, ये अधिकतर स्टेबल न्यूक्लियस में हमें इवन मिले। कुछ ऐसे न्यूक्लियस मिले जिसमें एक कोई इवन था, और बहुत ही कम ऐसे न्यूक्लियस मिले, सिर्फ 5 ऐसे न्यूक्लियस मिले जिसमें दोनों ऑड होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों ऑड होते हैं।
ऐसे सिर्फ 5 स्टेबल न्यूक्लियस मिले। सर ऑड मतलब ऑड मतलब कि जैसे प्रोटॉन का नंबर 3 और न्यूट्रॉन का नंबर 5, यस सर, यस है ना, तो ये ऑड नंबर हो जाएगा। तो ऐसे बहुत ही कम, केवल 5 ऐसे हमें न्यूक्लियस मिले जिसमें दोनों ऑड होते हैं। तो 5 कौन से है वो मुझे याद नहीं है, आप ढूंढ के लिखना। और सर न्यूक्लियस मिले जिसमें दोनों ऑड होते हैं। या फिर हमारे दिमाग की घंटी बजी, यार ऐसा क्यों, ऐसा क्यों भाई, इवन होने से स्टेबिलिटी ज्यादा और ऑड होने से स्टेबिलिटी कम, ऐसा क्यों, क्या कारण हो सकता है इसका? सोचो सोचो, क्या कारण हो सकता है इसका? सर प्रोटॉन सर ज्यादा रिपेल करेंगे, हम्म न्यूट्रॉन इसको बैलेंस करेंगे, न्यूट्रॉन ज्यादा क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन सर ज्यादा लगेंगे। नंबर इवन ऑड्स का क्या फर्क पड़ेगा? इवन ऑड होने से क्या फर्क पड़ेगा? ऐसे न्यूक्लियस हमें बहुत कम मिले जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों ऑड हो, कोई ना कोई इवन मिला हमें, ऐसे न्यूक्लियस से ज्यादा मिले। तो क्यों ऐसा हो रहा होगा कि ऑड ऑड वाले न्यूक्लियस कम मिले? फोर्स से, सर हाँ बोलो। सर प्रोटॉन से ज्यादा रिपल्सिव है, तो उससे नंबर, अरे इवन ऑड से क्या फर्क पड़ेगा? तो सर उसके लिए हाँ, सर न्यूट्रॉन सर ज्यादा होंगे, सर ज्यादा लगेंगे। वो तो पहले हो गया ना बात, वो तो n ज्यादा क्यों होता है z से, तो अपन बात कर ही चुके थे। n ज्यादा क्यों होता है z से, तो बात कर ली थी अपन ने, है ना। हम बात ये चल रही है कि दोनों का नंबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर ऑड हो, ऐसे कम क्यों दिख रहे हैं? सर न्यूट्रॉन सर न्यूट्रल है हाँ और प्रोटॉन सर पॉजिटिव चार्ज है सर। हाँ, सर ऐसा कुछ हो सकता है सर, इसमें बाकी अब तो नहीं पता। इवन ऑड का क्या असर आएगा उससे? मतलब बहुत बड़े न्यूक्लियस ऐसे भी ऐसे मिले हमको जिसमें ज्यादा नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है, ठीक है, पर ऑड ऑड और इवन इवन इनमें क्या फर्क हो रहा है? त्रिलोक का आंसर आया, बिल्कुल सही त्रिलोक, अभी मैंने अभी पढ़ा जस्ट। त्रिलोक माइक से बोल सकते हो? त्रिलोक, त्रिलोक, यस त्रिलोक ने सबको मैसेज कर दिया, वेरी गुड त्रिलोक। सभी बच्चे त्रिलोक ने कुछ मैसेज करा है, पढ़ रहे हो, पढ़ो आप। पढ़ लिया सर। क्या हिंट दे रहा है त्रिलोक, क्या समझा रहा है त्रिलोक? ऑड में अनपेयर्ड रहेगा एक। पेयरिंग अनपेयरिंग का मतलब क्या समझ यस रहा सर। है? क्या सर समझना है? सर पेयरिंग से मतलब क्या कहते हैं सर, उसका स्पिन सर। हाँ मतलब सर ये मतलब स्पिन ये आपने कहाँ पढ़ा है? ये सर, एटम्स, ये अभी पढ़ा सर, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग और अनपेयरिंग पढ़ी होगी ना। यस सर। मतलब न्यूक्लियॉन्स की भी पेयरिंग अनपेयरिंग होती है, ऐसा समझ में आ रहा यस सर। है ना। हमें ऐसा समझ में आ रहा है कि अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन जो है, न्यूक्लियॉन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये ना ये भी एनर्जी लेवल में बनाते हैं, इनके भी एनर्जी लेवल होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी लेवल होते हैं। जैसे एटम्स में इलेक्ट्रॉन भरने के एनर्जी लेवल से 1s 2s 2p 2c जो भी सब है, वैसे न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी लेवल से वहां भी न्यूक्लियॉन की पेयरिंग होती है, एंड ड्यू टू पेयरिंग एनर्जी स्टेबिलिटी आती है, पेयरिंग की वजह से स्टेबिलिटी होती है। तो ऐसा समझ में आया, समझे पॉइंट आप? यस, बिल्कुल सही, है ना। न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी लेवल होते हैं, ये हमें और भी जगह से समझ में आया। न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी लेवल होते हैं, सिर्फ ये पॉइंट से नहीं क्लियर हुआ, हमें आगे और भी चीजें हम समझेंगे, वहां से भी हमें समझ में आएगा कि न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी लेवल्स होते हैं। चलिए, तो न्यूक्लियस स्टेबिलिटी की बातें चल रही थी अपनी, है ना, उसमें nz का ग्राफ देखा अपन ने। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अभी दूसरा पॉइंट ये भी बताया कि न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी लेवल्स होते हैं और उनमें पेयरिंग होने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, ये सेकंड पॉइंट बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्शन होगा, न्यूक्लियस के बहुत छोटे से वॉल्यूम में बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा, फिर भी न्यूक्लियस के अंदर वो साथ में रहते हैं, वो न्यूक्लियस को तोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं न्यूक्लियस, बहुत हाई एनर्जी देना पड़ती है न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए। तो डेफिनेटली न्यूक्लियस के अंदर कोई ऐसा फोर्स है जो उन्हें बांध के रख रहा है, एंड दैट फोर्स इज इवन ग्रेटर
then the repulsion between the protons, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज में रिपल्शन होगा, उस रिपल्शन को भी ओवरकम करने वाला एक कोई बड़ा फोर्स है वहां पर, जिसकी वजह से न्यूक्लियस में बंधे हुए सारे पार्टिकल्स, समझ में आ गया ये है ना? यस, आज का रिप्लाई है यस। न्यूक्लियस के अंदर कोई फोर्स है जो सारे न्यूक्लियॉन्स को, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनको बांध के रखता है। दैट फोर्स जो इनको बांध के रखता है, जो इनके बीच में अट्रैक्शन का काम करता है, उसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियर फोर्स, नाम देते हैं न्यूक्लियर फोर्स। एंड द न्यूक्लियर फोर्स हमें बाद में समझ में आया कि दो तरह के होते हैं, इसलिए हम अभी जो हम न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, तो अपन स्पेशली मेंशन कर दे रहे हैं यहाँ पर। अगला पॉइंट है न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। अभी हम किस न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। वीक भी होता है, उसकी बात बाद में चलेगी, अभी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करेंगे। ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है ना, ये इवन ग्रेटर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बड़ा होता है। दिस इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक के फोर्स से भी बड़ा होता है ना? न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक के फोर्स से भी बड़ा होता है। बड़ा मतलब क्या? स्ट्रेंथ ज्यादा होती है इसकी। किस नेचर का होता है? अट्रैक्टिव होता है। ये बांध के रखना है ना न्यूट्रॉन को, तो ये अट्रैक्टिव होता है। दिस इज अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स के बीच में अट्रैक्टिव नेचर का होता है ये, इसके बारे में पता चला। अच्छा, ये हमको कभी डे टू डे लाइफ में तो दिखा नहीं, हमें कभी ऐसा बड़े डिस्टेंसेस पे दिखाई नहीं। जब भी हमने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करे तो हमें डे टू डे लाइफ में कभी न्यूक्लियर फोर्स जैसा कुछ समझ नहीं आया, कि कोई ऐसा फोर्स दिखाई नहीं जो इलेक्ट्रोसिटी से भी बड़ा हो। तो ये हमको समझ में आया कि वो न्यूक्लियस सिस्टम अंदर एक्ट कर रहा है, इसलिए इसे बाद में बोला गया कि दिस इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। तो आप लिखते जाइए, एक काम करिए सारे पॉइंट्स। क्या क्या लिखा आपने अभी न्यूक्लियर फोर्स के बारे में? सर जो बोर्ड पे लिखा है वही लिखा है सर अभी। लिखा हुआ है ना, पॉइंट बना के लिखते जाइए। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पहला पॉइंट हो जाएगा कि दिस इज अ वेरी स्ट्रांग फोर्स। लिख लीजिए मैं जो बोल रहा हूँ, दिस इज वेरी स्ट्रांग फोर्स, दिस इज इवन ग्रेटर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी बड़ा होता है। सेकंड पॉइंट, दिस इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। सेकंड पॉइंट, दिस इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। ये बहुत कम रेंज में एक्ट करता है, केवल न्यूक्लियर की रेंज में एक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियर फोर्स is independent. Nuclear force is independent of type of nucleon. Nuclear force is independent of type of nucleon. Nuclear force is independent of type of nucleon. ये न्यूक्लियॉन के टाइप पे डिपेंड नहीं करता, मतलब कि प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन सब में एक जैसा एक्ट करता है। This is independent of type of nucleon. Nuclear force is independent of type of nucleon. न्यूक्लियॉन के टाइप पर निर्भर नहीं करता। ये तीनों तरह के न्यूक्लियॉन्स में, दोनों तरह के न्यूक्लियॉन्स या तीनों तरह के पेयर्स में एक जैसा एक्ट करता है। चाहे दो प्रोटॉन लिए जाए या दो न्यूट्रॉन लिए जाए, तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन लिए जाए, सब में फोर्स एक जैसा आता है। पर हाँ, ये इनकी स्पिन क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। ये हमें बाद में पता चला, ये आपको सीधा नोट करना है। लिखिए, इट डिपेंड्स ऑन स्पिन क्वांटम नंबर। इट डिपेंड्स ऑन स्पिन क्वांटम नंबर। It depends on spin quantum number. Depends on spin quantum number. और क्वेश्चन में लिखा है, it is independent of charge। बिल्कुल सही बात है, this is independent of charge। न्यूक्लियर फोर्स चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है,
तभी अपन जो बातें लिखी ना कि सब तरह के न्यूक्लियॉन्स में एग्जिस्ट है, तभी होगा वो, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। आगे लिखिए, दिस इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स, दिस इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स एक सेंट्रल फोर्स नहीं होता। दिस इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स एक सेंट्रल फोर्स नहीं होता। सेंट्रल फोर्स क्या होता है? ऐसे फोर्सेस जो किसी सेंटर की तरफ एक्ट करते हैं, जैसे कि अर्थ का फोर्स किसी पार्टिकल पे जो लगता है अर्थ की वजह से, वो अर्थ के सेंटर की तरफ एक्ट करता है। दो पार्टिकल्स, दो चार्ज पार्टिकल है, उनके बीच का जो अट्रैक्टिव रिपल्शन का जो भी फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का, वो उनको जोड़ने वाली लाइन के अलोंग एक्ट करता है, या एक पार्टिकल की वजह से दूसरे पर फोर्स टुवर्ड दिस या अवे फ्रॉम दिस एक्ट करता है। तो ऐसे पार्टिकल्स के बीच का फोर्स है ना, उनमें से किसी एक की तरफ लग रहा होता है, तो ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं सेंट्रल फोर्स, जिनकी एक डायरेक्शन डिफरेंट होती है। और न्यूक्लियर फोर्स के बारे में ऐसा है, इसकी ऐसी डिफरेंट डायरेक्शन होती है। आगे आगे लिखिए, we can explain nuclear force by particle exchange theory. We can explain nuclear force by particles exchange theory. We can explain nuclear force by particle exchange theory. देखिए आगे जब जाएंगे हम थ्योरेटिकल फिजिक्स में और आगे जाए तो ना, हर तरह के फोर्स को एक्ट करने के लिए एक पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसा हम थ्योरी देते हैं, और उस पार्टिकल का एक्सचेंज चलता है जिसकी वजह से फोर्स लगता है। अब वो क्या थ्योरी है, ज्यादा आपको जरूरत नहीं जानने की, तो बस इतना आप जितना बोला बस उतना ध्यान रखिए इसके बारे में। फिलहाल ज्यादा जरूरत नहीं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, है ना। आप इंटरेस्टिंग है जानने की कोशिश करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको मजा आएगा, पर जेई के लिए फिलहाल जरूरत नहीं, तो इतना सफिशिएंट है। चलिए, ये सब क्लियर? न्यूक्लियर फोर्स के बारे में क्या क्या लिखा आपने? Yes. ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन जनरली आता है, जनरली किताबों में, दो प्रोटॉन रखे हैं विद इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन है, और न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है। अब पूछा गया किन दो पार्टिकल के बीच का फोर्स ज्यादा होगा, तो क्या रिप्लाई आएगा आपका? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द पार्टिकल किस में ज्यादा आएगा? फिर से रिपीट करता हूं, न्यूक्लियस प्रोटॉन में। दो प्रोटॉन रखे हैं और न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन रखा है। अब पूछ रहा हूं मैं कि किन दो पार्टिकल के बीच का फोर्स मैग्नीट्यूड में ज्यादा होगा, बताओ। आस्था बता रही दो प्रोटॉन, प्रवीण बता रही दो प्रोटॉन, प्रवीण बता रहा दो प्रोटॉन, क्यों? दो प्रोटॉन। हाँ, दो प्रोटॉन। फिर से सर बोलो। न्यूक्लियस, हाँ, सर दो प्रोटॉन है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो न्यूक्लियस को ज्यादा जोर देना पड़ेगा उनको रोकने के लिए। आप सोच सही रहे हो लेकिन आंसर गलत दे रहे हो। न्यूक्लियर फोर्स जो होगा वो एक जैसा लगता है, चाहे प्रोटॉन हो चाहे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का पेयर हो। तो न्यूक्लियर फोर्स तो प्रोटॉन प्रोटॉन में वैसे ही लगेगा जैसा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में लगेगा, पर प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्शन होगा, इसकी वजह से वही सर, फिर उनका नेट फोर्स कम हो जाएगा। नेट फोर्स वहां पर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का होगा अट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स, और रिपल्शन फोर्स, उनका नेट कम आ जाएगा, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच का नेट फोर्स ज्यादा हो जाएगा। समझे? नहीं है, एक और समझाइए सर, नहीं आ पाया। देखिए, दो प्रोटॉन है मेरे पास, उनमें एक तो न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करेगा जो उनको अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स एक्ट करेगा जो रिपेल करेगा। फिर मेरे पास एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, उनमें न्यूक्लियर फोर्स होगा जो उन्हें अट्रैक्ट करेगा, उनमें कोई रिपल्शन फोर्स नहीं होगा। तो बताओ किसमें नेट फोर्स ज्यादा होगा फिर? सर प्रोटॉन में। क्या? प्रोटॉन में सर। इनमें होगा ना ज्यादा, यहाँ पे इस पे नेट फोर्स आएगा दिस माइनस दिस। यस सर, समझ गया सर। यहाँ पे जो नेट फोर्स आएगा वो क्या आएगा? फोर्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स माइनस फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो ये कम हो जाएगा ना। यस सर। चलो, तो नेट फोर्स के बारे में कम हो जाएगा। न्यूक्लियर फोर्स एक जैसा एक्ट करता है इनके बीच में, न्यूक्लियर फोर्स जितना है उतना ही करता है, प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स डिस्टेंस बराबर हो, पेयरिंग एक जैसी हो, मतलब
स्पिन कांस्टेंट नंबर एक जैसे वो सब चीजें एक जैसे देखना पड़ेगा। अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन आता है, दो प्रोटॉन एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर है। दो प्रोटॉन एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर है। इनके बीच का न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों में से कौन बड़ा होगा? दो प्रोटॉन एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर है। इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों में से कौन बड़ा होगा? बोलो। तो रिप्लाई, दो प्रोटॉन एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर रखे हैं। इनके बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स होगा और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा दोनों में से कौन बड़ा होगा? त्रिलोक का आंसर सही है, बाकी गलत। त्रिलोक का आंसर सही है, बाकी गलत। प्रवीण का भी अब ठीक आ गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फोर्स बड़ा होगा क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस है। न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, वो केवल न्यूक्लियर डायमेंशन में लगता है, वो केवल फेम्टोमीटर की डिस्टेंसेस में लगता है। और एक एंगस्ट्रॉम बड़ी डिस्टेंस हो गई, उसमें न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगेगा। न्यूक्लियर फोर्स सर समझे? सर एंगस्ट्रॉम सर 10 के और 9 इनको -10 सर -10 हाँ सर सर वो तो हाँ बहुत कम है सर। बहुत कम है, लेकिन फेम्टोमीटर से तो बड़ी है ना, इससे तो 10⁵ टाइम बड़ी है। समझ रहे हो? डिस्टेंस बहुत बढ़ गई यहाँ पर। इतनी बड़ी डिस्टेंस पे न्यूक्लियर फोर्स लगेगा ही नहीं। समझ में आ रही बात? यस सर। ओके बच्चों, यस बिल्कुल सही। चलिए, तो ये कुछ सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, चलिए लोग पूछ लेते हैं न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, तो हमें याद रखना है ये सब चीजें। आगे बढ़ते हैं, तो न्यूक्लियर फोर्स के बारे में कुछ चीजें पढ़िए है ना। न्यूक्लियर फोर्स रिस्पांसिबल होता है न्यूक्लियस को बांध के रखने के लिए, न्यूक्लियॉन्स को अट्रैक्ट करके रखता है। पर ये भी शॉर्ट रेंज है, ये छोटे रेंज तक लगता है। इसलिए क्या होता है, जब बहुत बड़ा न्यूक्लियस हो जाता है ना, तो उसमें ऐसा होता है कि उसका एक पार्ट और दूसरे पार्ट का जो फोर्स है वो एक दूसरे को बांध के नहीं रख पाता है ना। जैसे अपन एक बहुत बड़ा सा न्यूक्लियस बनाया, तो इसमें इधर इतने इतने न्यूक्लियॉन्स में फोर्स लग पा रहा है आपस में, इतने इतने न्यूक्लियॉन्स में आपस में फोर्स लग पा रहा है, पर इनका और इनका आपस में फोर्स कम लग पा रहा है। इसलिए बड़े बड़े न्यूक्लियस जो होते हैं ना वो अनस्टेबल हो जाते हैं। तो सर रिलीज कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स सर, तो सर रिलीज कर देंगे प्रोटॉन्स को, वो टूट जाते हैं ना अपने आप ही, फिर छोटे न्यूक्लियस में टूट जाते हैं है ना। बहुत बड़े बड़े न्यूक्लियस जो होते हैं वो रेडियोएक्टिव होते हैं, वो अपने आप ही छोटे न्यूक्लियस में टूटते रहते हैं। देखा होगा आपने, एक लिमिट के आगे के सारे एटम्स ही रेडियोएक्टिव है, शायद लेड के आगे के सारे रेडियोएक्टिव। यस सर, है ना। तो सर तो सर जब सर टूटते होंगे तो सर सर एक हिस्से में सर न्यूट्रॉन आ जाते होंगे सर। फिर से बोलो। सर जब वो ब्रेक होते होंगे सर, तो सर वो एक हिस्से में सर न्यूट्रॉन और सर एक हिस्से में प्रोटॉन आ जाते होंगे, 200 में हुआ ना सर ब्रेक। दो छोटे न्यूक्लियस में टूट जाते हैं, दो मिडवेट न्यूक्लियस में टूट जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब अलग अलग रहते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, चलो यस सर। तो शॉर्ट रेंज फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स, ये भी हमको यहाँ से समझ में आया है ना, क्योंकि बहुत बड़े बड़े न्यूक्लियस भी स्टेबल नहीं है, मतलब कि न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा रेंज तक नहीं एक्ट कर पाता है। चलो अब उसकी रेंज क्या है सर? बहुत स्टेबल होते हैं, न्यूक्लियस बहुत स्टेबल होते हैं। किसी न्यूक्लियस को तोड़ना है अगर, उसके अंदर से सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन को अलग अलग करना है, तो बहुत एनर्जी देना पड़ती है। तो क्यों देना पड़ती होगी, क्यों एनर्जी देना पड़ती है, इसको समझने की कोशिश करें। तो हमने थोड़ा स्टडी वगैरह कर रहे थे जब हम, तो हमने सोचा जब स्टडी कर रहे थे न्यूक्लियस की, हमने सोचा सर जो शॉर्ट रेंज की सर रेंज कितनी होती है? फिर से बोलिए। सर जो शॉर्ट रेंज फोर्स है उसकी रेंज कितनी होगी? फेम्टोमीटर्स की रेंज में एक्ट करता है, फेम्टोमीटर्स की रेंज। ठीक है, चल हमने क्या सोचा कि हमने कोई एलिमेंट लिया जिसका न्यूक्लियस है सपोज x, एटॉमिक नंबर z, मास नंबर, एटॉमिक नंबर z, मास नंबर, ये कोई हमने न्यूक्लियस लिया। हमने सोचा इसका मास क्या आना चाहिए,
इसका मास जो हमें एक्सपेक्टेड था, इसका मास जो एक्सपेक्टेड था वो था z इनटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस a माइनस z, इतने न्यूट्रॉन होंगे इसकी मास ऑफ न्यूट्रॉन। बोलो यही होगा ना? यस सर। चलो 1 मिनट रुकिएगा बच्चों। चलो बच्चों 1 मिनट, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। किसी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन कितने होते हैं? जितना उसका एटॉमिक नंबर है। न्यूट्रॉन कितना होता है? टोटल न्यूट्रॉन्स का नंबर वो होगा मास नंबर माइनस z। ठीक है, तो मास हमें क्या एक्सपेक्टेड होगा न्यूक्लियस का? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स z है तो z इनटू प्रोटॉन का मास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन a माइनस z है तो a माइनस z इनटू न्यूट्रॉन का मास। इतना मास होना चाहिए न्यूक्लियस का, ये एक्सपेक्टेड मास होगा। सही बात है क्या? यस सर। चलो, लेकिन हमें पता चला कि न्यूक्लियस का मास कम आते हैं। कोई भी न्यूक्लियस उठा के दिखा हमने, जैसे क्लोरीन उठा के देखा तो क्लोरीन का जो एक्सपेक्टेड मास था ना वो ज्यादा आ रहा था, उसका एक्चुअल मास कम था। सो बट हमें पता चला कि ऑब्जर्व्ड मास, ओबीएस मतलब ऑब्जर्व्ड लिख रहा हूं मैं, मास इज लेस देन कैलकुलेटेड मास या एक्सपेक्टेड मास। मास कैलकुलेटेड, एक्चुअल जो प्रैक्टिकली मास मिला हमें न्यूक्लियस का वो कम मिला कैलकुलेटेड मास से। तो कुछ मास कम था यहाँ पर, ये हमें प्रैक्टिकल्स कर करके एक्सपेरिमेंट्स कर करके पता चला। यहां से हमको समझ में आया देयर इज सम मास डिफेक्ट, देयर इज सम मास डिफेक्ट, कुछ मास की कमी हुई है, उसको हमने कह दिया मास डिफेक्ट। हमने एक टर्म डिफाइन करा मास डिफेक्ट कि हमें जो मास कैलकुलेट करके मिलना चाहिए था, मास कैलकुलेटेड या एक्सपेक्टेड लिख देता हूं, माइनस जो एक्चुअल मास था, मास ऑब्जर्व, इनका जो डिफरेंस होता है इसे हम बोल देते हैं मास डिफेक्ट। भाई हमने कुछ चीजें मिलाई है, हमने प्रोटॉन और न्यूक्लियॉन्स को मिला, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को मिलाया है और न्यूक्लियस बना है। तो जो मास मिला है उतना ही मास होना चाहिए था, लेकिन मास कम आ रहा था, इस क्वांटिटी को हमने दिया मास डिफेक्ट का नाम। अब ये क्यों हो रहा होगा, मास डिफेक्ट क्यों हो रहा है? तो इसका बाद में हमने एक्सप्लेनेशन हमें समझ में आया, सॉरी यस, इसका हमें एक्सप्लेनेशन समझ में आया कि जब न्यूक्लियस बनता है तो सपोज प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये सब अलग अलग है, इनको हमने मिलाया और बनाया एक न्यूक्लियस, इनको हमने मिलाकर बनाया न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस प्रोसेस में होती है एक्चुअली एनर्जी रिलीज, यहां पर एनर्जी रिलीज होती है माइनस एनर्जी। क्यों रिलीज होगी? बिकॉज इन सब पार्टिकल्स के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस है, इन पार्टिकल्स के अंदर न्यूक्लियस के फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्ट करके वो साथ में ला रहे थे। और ये न्यूक्लियर फोर्स जो अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं बहुत ह्यूज होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज अट्रैक्टिव फोर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन न्यूक्लियस इज फॉर्म। जब न्यूक्लियॉन से न्यूक्लियस बनता है बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। अब ये एनर्जी रिलीज किस फॉर्म में होगी? वो एनर्जी रिलीज होती है मास डिफेक्ट के फॉर्म में। एक्चुअली यहाँ न्यूक्लियस का कुछ मास कम हो जाता है और वही एनर्जी में कन्वर्ट होकर रिलीज होता है। तो जो मास की कमी हुई ना एक्चुअली वो इस एनर्जी को रिलीज कराने में गई है। इस तरह से हमको बाद में समझना है, सिस्टम रिलीजेस सम एनर्जी एंड ड्यू टू द डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ सिस्टम, यहाँ से कुछ एनर्जी बाहर चली गई तो ड्यू टू द डिक्रीज इन एनर्जी मास ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीजिंग। और ये हमें कैसे समझ में आया कि मास और एनर्जी रिलेट करते हैं? आइंस्टाइन की इक्वेशन से, आइंस्टाइन की थ्योरी से, द फेमस इक्वेशन E = mc² से उन्होंने एक्सप्लेन करा था कि ये क्यों हो रहा है बैंडिंग, ये मास डिफेक्ट का कांसेप्ट क्यों हो रहा है। तो एनर्जी यहां से रिलीज होती है और जो मास डिफेक्ट था असल में वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आइंस्टाइन की जो फेमस इक्वेशन थी मास एनर्जी इक्विवेलेंस, वो एक्चुअली उससे ही हम यहां पर चीजें एक्सप्लेन कर रहे थे, कांसेप्ट ऑफ मास डिफेक्ट क्यों हो रहा है हम उसी से एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो जब न्यूक्लियस बनता है
न्यूक्लियॉन्स आपस में मिलते हैं, कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं, और जो एनर्जी रिलीज हुई वो कैसे रिलीज हुई, इनका कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और ये एनर्जी रिलीज होने की वजह से सिस्टम स्टेबल हो जाता है। एवरी सिस्टम व्हिच इज स्टेबल हैज लेस एंड लेस एनर्जी। स्टेबिलिटी गेन होती है सिस्टम में तो एनर्जी कम हो जाती है उसकी, तो सिस्टम यहाँ पे स्टेबिलिटी को गेन कर रहा है, इसलिए एनर्जी रिलीज हो रही है। अच्छा, इस तरह से जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसी को हम नाम दे देते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग केमिस्ट्री में आपने शायद सुना होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो उसी की जैसी चीज है बाइंडिंग एनर्जी। जब कोई एलिमेंट जब कोई कंपाउंड बनता था, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, एक मोल कंपाउंड बनने में जो स्टैंडर्ड कंडीशन में एनर्जी रिलीज होती है उसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। वैसे यहाँ पर हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, पर यहाँ पे बात होती है न्यूक्लियस की। एक न्यूक्लियस बनने में जो एनर्जी रिलीज होगी उसे बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। तो मास डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या आपको? व्हाट इज मास डिफेक्ट? यस सर। जब न्यूक्लियस बनता है कुछ एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी जो रिलीज हुई है वो असल में न्यूक्लियस के मास की कमी से रिलीज होती है। न्यूक्लियॉन्स का मास कुछ थोड़ा कम हो जाता है और वो एनर्जी में कन्वर्ट होकर रिलीज हो जाता है। द एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी एंड दिस इज हाउ मास डिफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड। आ रहा है सब समझ में ये? यस सर। ओके बच्चों, वेरी गुड। अच्छा, ये सब तो पढ़ा आपने, केमिस्ट्री में भी होगा मास डिफेक्ट वगैरह। गुड। हाँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे हेल्प मिल जाती है वहां पे पढ़ा हुआ होने से। चलिए, तो मास डिफेक्ट क्या होता है अपन ने पढ़ा। फिर इसके बाद अपन पढ़ने वाले बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होती है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का एक कर्व बनाते हैं हम, जिससे हम स्टेबिलिटी को जज कर सकते हैं। थोड़ा थ्योरी और है अभी हमारी, पर ठीक है, आज अपना टाइम भी और हो रहा है, और बहुत खास चीज है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, और इसमें हमें क्वेश्चन भी करना है कोई बाइंडिंग एनर्जी पे। तो ये सब अपन चलो अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आज यही रुक जाए, चलेगा? यस सर। तो अभी मैं क्लास यही एंड कर रहा हूँ आज की।